Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. With this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As we say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We have esteemed guests today in our studios. We got Syed Nasir Hussain Saab from the Indian National Congress. Nasir Hussain Saab, namaskar, welcome to the show. Fantastic. Mukesh Gandhi Saab from Ajit Pawar, NCP. Mukesh Gandhi Saab, welcome to the show, sir. Sanjay Dwivedi ji from UBT, Uddhav Bala Thackeray Sena ji. Welcome to the show, Sanjay Dwivedi ji. हम लोग टॉपिक से वी टॉक अबाउट द टॉपिक्स टुडे. आज अमित शाह जी ने 10 प्रश्न पूछा है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को. द अलायंस बिटवीन द कांग्रेस एंड फारूक अब्दुल्ला. उन्होंने कहा 370 आर्टिकल 370 का क्या होगा, 35A का क्या होगा, डायलॉग विद पाकिस्तान के बारे में क्या होगा, LOC ट्रेड विद पाकिस्तान, दैट इज फारूक अब्दुल्ला's डिमांड्स. इज द कांग्रेस गोइंग टू एग्री टू दैट? राहुल गांधी जी का कहना, वेयर आर द जॉब्स प्राइम मिनिस्टर मोदी. महंगाई बेरोजगारी इस कदर बढ़ा है कि देयर इज नो जॉब्स इन द बैंकिंग सेक्टर, नो जॉब इन द फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटैलिटी. आप लाल आंख दिखाने वाले थे चाइना को, आपने रेड कार्पेट चालू कर दिया है. एंड अजित पवार जी इज गोइंग टू फाइट. अजित पवार जी इज गोइंग टू फाइट द जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस अगेंस्ट द बीजेपी. Mukesh Gandhi साहब, we'll start with Syed Nasir Hussain साहब from the Indian National Congress. नासिर हुसैन साहब 10 प्रश्न पूछे हैं अमित शाह जी कांग्रेस को. बोले कि आप फारूक अब्दुल्ला के साथ जुड़ गए हो, सेपरेट फ्लैग क्या देंगे, आप राजी हो जाएंगे क्या? आर्टिकल 370 35A रिस्टोर करेंगे क्या? पाकिस्तान से डायलॉग आप करेंगे? नासिर हुसैन साहब, क्या होगा? हेलो, अहम मुद्दों पर क्या होगा? आपको आवाज आ रही है? हाँ, वी कैन हियर यू नासिर हुसैन साहब. थैंक यू. आप एक बार क्वेश्चन अपनी बताएंगे, क्योंकि आज कोई टेक्निकल इशू है, मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आवाज तो स्लो आ रही है. यही प्रश्न है कि अमित शाह ने 10 प्रश्न पूछा है कांग्रेस को. कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस इन जम्मू कश्मीर, आप दोनों साथ में लड़ने वाले हो. तो अमित शाह जी ने 10 प्रश्न पूछा, उसमें आर्टिकल 370 35A एब्रोगेशन को रिस्टोर करेंगे फारूक अब्दुल्ला साहब. डायलॉग विद पाकिस्तान बोले कि एब्सोल्युटली एसेंशियल. LOC में ट्रेड शुरू करो, लाइन ऑफ कंट्रोल से ट्रेड शुरू करो पाकिस्तान के साथ. ये डिमांड्स है, 10 में से बहुत सारे डिमांड्स है फारूक अब्दुल्ला साहब के. क्या कांग्रेस राजी होगा? और अगर कांग्रेस राजी होता है तो क्या देश के अखंडता एकता को फर्क पड़ेगा? नासिर हुसैन साहब. ओके, अमित शाह जी की जो सवाल है उसका जवाब बहुत बेहतरीन है कि हमारा वर्किंग कांग्रेस कमेटी ने जो फैसला दिया है उसको एक बार पढ़ना चाहिए. हमारी वर्किंग कमेटी ने क्या फैसला किया? हमने क्लियर पास किया है, जब भी हम सत्ता में आएंगे वहां डेमोक्रेसी राइट देंगे लोगों को, वहां पे पब्लिक द्वारा चुना हुआ सरकार देंगे, एक स्टेट का दर्जा देंगे. और आप जानते हैं, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं. पाकिस्तान को उठा के आप यूक्रेन में नहीं डाल सकते हैं, यूक्रेन को लाके पाकिस्तान की जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. जो दोस्त है, जो पड़ोसी है, इस दोनों को समझना पड़ेगा. एक ट्रेड रिलेशन डिफरेंट चीज है. आप 370 की बार बार कहते हैं, 370 से वहां हटाने के बाद इस देश में कौन सी तब्दीलियां आई उसके बारे में बात करिए. कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद कितने कश्मीरी पंडित वहां चले गए, उस पे बात करिए. अरे कश्मीरी पंडितों तो अब वापिस आ रहे हैं जम्मू की तरफ, वो घर वापिस जाने को तैयार नहीं है. आपके राज्य में लोग वहां कश्मीर छोड़ने को तैयार है. आखिर क्यों कश्मीरियों से आपको नफरत है? इसका तो जवाब अमित शाह को देना चाहिए कि जनता से चुनी हुई सरकार क्यों नहीं चाहते? क्यों आप हिटलरों की तरह वहां सरकार चलाना चाहते? क्यों नफरतों की बीज वहां बोना चाहते? क्यों समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? ये सवाल तो हम उठाते रहेंगे. आप वहां के लोगों को, चुनी हुई सरकार को आप हटा नहीं सकते. वहां के लोगों को आपको राइट देना पड़ेगा. वहां के लोगों को समझना होगा कश्मीर क्या है, उसे जानना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा. 370 335 एक ही बात करते रहे, पर क्या हुआ? जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया. आपने अभी इलेक्शन के अंदर गए, जनता ने आपको कहां बैठा दिया?
370 के नाम पे आपने यूपी में वोट मांगा, 370 के नाम पे आपने महाराष्ट्र में वोट मांगा कि 370 हम आएंगे, 375 हम आएंगे, 400 पार हमारे अलायंस जाएगी। कहां लोगों ने बैठा दिया आपको लाके? ये जानना पड़ेगा। 370 से कोई बहुत फायदा आपको नहीं हुआ। हिंदुस्तान के आवाम ने आपको रिजेक्ट किया, हिंदुस्तान की आवाम ने आपको घर बैठा दिया। यही तो है। हम कहते अमित शाह के पास अगर 10 क्वेश्चन था तो 10 बेहतरीन नतीजा देते कि कश्मीर के अंदर क्या बदलने वाला है, कश्मीर के अंदर कितने इन्वेस्टमेंट आई, कितने कश्मीर पंडितें लौट के आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग वहां आके बसे, इस पे बात नहीं कर रहे। जमीन कितने लोगों ने खरीदा वो भी डेटा दे देना चाहिए। लोग कहते थे लैंड नहीं खरीद सकते, वो नहीं कर सकते, तो आज पूछना चाहिए कि आज हिंदुस्तान के लोग कितने बस गए। आपने कश्मीर की 370 से मोहब्बत की पर कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं की, कश्मीरियों से नफरत की, आपने नफरत की। इसीलिए हिंदुस्तान की आवाम ने आपको घर बैठाने का काम कर रही है। आप देखिएगा यही 370 की बात करते हुए महाराष्ट्र इलेक्शन में इन्हें घर बैठा दिया जाएगा। मुकेश गांधी साहब रॉन्ग एलिगेशन है या राइट एलिगेशन है, ये आप मुझे जवाब दीजिए। आपने 370 के नाम पे लोगों से वोट मांगा या नहीं मांगा? 370 का नारा आप दे के कहा था कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को 370 मिलना चाहिए, अलायंस के साथ हमें 400 पार होना चाहिए। क्या आपने ये बात कहा था या नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर रैली में कहा था या नहीं कहा था? इसका जवाब दीजिए। क्या उन्होंने महाराष्ट्र में आके नहीं कहा हम 370 की बात कर रहे हैं? उन्होंने यूपी के अंदर 370 की बात नहीं की? उन्होंने कहा या नहीं कहा? आप अपने प्रधानमंत्री को क्यों झूठा साबित करना चाहते हैं? आप बोलते रॉन्ग एलिगेशन, कैसे रॉन्ग एलिगेशन? आप इसका जवाब दीजिए। मुकेश गांधी साहब आए हैं, आप भाषण देने को नहीं आए। मुकेश गांधी साहब बोलिए। आप मुझे नहीं बताएंगे मैं क्या करने आया हूं। मुकेश गांधी साहब बोलिए। मुकेश गांधी साहब मुझे गाइड नहीं करेंगे। आपकी बारी है, दो विधान दो प्रधान, बारी है कि मैं बात करूं। एक विधायक। मुझे गाइड नहीं कर सकते मैं क्या करने आया। आप अपनी बात है तो अपनी बात रखिए। बस मुकेश गांधी साहब बोलिए करने की कोशिश मत करिए। बोलिए मुकेश गांधी साहब बोलिए। धमकी देना काम है आप? नहीं बोलिए। धमकी नहीं दे रहा। अरे मुकेश गांधी साहब अपनी बात रखिए। क्या ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा रिस्टोर करेंगे, 35A रिस्टोर करेंगे, पाकिस्तान से डायलॉग करेंगे, LOC में ट्रेड पाकिस्तान के साथ करेंगे, टेररिस्ट के रिलेटिव्स को जो स्टोन पेल्टर्स को नौकरी से निकाल दिया था वंचित, उनको सबको रिइंस्टेट करके नौकरी देंगे। मुकेश गांधी साहब क्या ये देश की अखंडता को इफेक्ट करेगा? कैसे देखते हो आप? सर देखिए, पहले एक तो हिंदुस्तान आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू की रॉन्ग नीति के कारण हमारा कश्मीर का इश्यू जो था वो पेचीदा बना दिया। फिर भी सरदार पटेल की कोना से थोड़ा सेटलमेंट हुआ और कश्मीर का ये भाग हमारे पक्ष में रहा, भारत के साथ रहा, और बाकी का पक्ष जो आज जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की जो बात चल रही है, जो पाकिस्तान ने कब्जे में लिया है, वो जवाहरलाल नेहरू की जबरदस्त एक बहुत बड़ी भूल थी और हमारे देश के ऊपर एक बहुत संकट लाने का काम नेहरू जी ने किया है। अभी बात ऐसे है कि 1950 से अब्दुल्ला वहां के प्राइम मिनिस्टर बने और बाद में ये हुआ, बाद में मुफ्ती मोहम्मद दूसरे मोहम्मद, ये वो करके सब 1982 तक ये लोग वहां के वजीर आजम और वहां के वड़ा प्रधान का सब पोस्ट निकाल के वहां की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको गवर्नर की पोस्ट दी और वो करके वो आज तक वहां रहे हैं। आज कश्मीर की परिस्थिति इतनी खराब है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी मैं जब मेरे पिताजी के साथ वहां गया तो मैंने चारों बाजू से लाला रूख होटल के आजू बाजू में वहां पूरी बम का आवाज सुना और हम लोग को तुरंत बंबई आना पड़ा था। और वहां से लेके आज से 30 साल तक, 35-40 साल तक कश्मीर की हालत कांग्रेस ने बहुत ही खराब कर दी। पर अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, उनके ऊपर पहले मुखर्जी का सपना था, ये सब सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया है और उसके कारण आज 370 और 35A के कारण आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का कोई भी टूरिस्ट कश्मीर में जाएगा तो उसे पता चलता है कि वहां कितनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। लोकल मुस्लिम हमारे बांधव जो है, भाई बहन है, कितने आज भी टूर ट्रैवलर हमारे दोस्त हैं, उनका भी फोन आता है कि मोदी जी के, अमित शाह जी के कारण हमारी रोजी रोटी वापस रिवाइव हो गई है। वहां
लोगों को सिक्योरिटी मिली है। और वहां जो शेड्यूल कास्ट माने जो एससी और एसटी के ग्रेड में थे, उनको भी मुसलमान होने के बाद में भी उनको एडिशनल वोटिंग का पावर मिला है। और वहां की जो सारी तकलीफें जो थी, पूरा ग्रोथ हो गया है। आज आपको मालूम नहीं होगा, पर अभी तक करोड़ ऑफ रुपीस, मोर देन 36,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जम्मू कश्मीर में की है। दूसरा, टाटा बिरला से लेके बड़े बड़े व्यापारी और संकुलों ने, और खास करके पंजाब से लोगों ने, यूपी के लोगों ने, एमपी के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने वहां जबरदस्त प्रॉपर्टी में, जमीन में इन्वेस्टमेंट भी किया है। वो पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास से हमको मिल सकता है, आरटीआई से। आज आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया नहीं, अमित शाह जी ने कुछ किया नहीं, 37 ने, फारूक अब्दुल्ला के फैमिली ने आज तक कश्मीर को बेचने का और पाकिस्तान की तरफ उसको लगा करके वहां का तुष्टीकरण करके आतंकवादियों को मदद करने से सिवाय कोई काम नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला करेंगे तो ये गलत है। और मुझे तो एक बात है कि अमित शाह जी ने जो 10 प्रश्न पूछे हैं वो बरोबर लॉजिकल है और एकदम इंटेलिजेंटली उन्होंने पूछा है, और कांग्रेस को उनका जवाब देना चाहिए कि हम अब्दुल्ला का नहीं, अब्दुल्ला जी के साथ में हम करेंगे, पर उनके जो सारी पुरानी डिमांड थी वो डिमांड के साथ में सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा खुला स्टेटमेंट आज तक कांग्रेस के कोई भी नेता का आया नहीं है, और अमित शाह जी के प्रश्न का एक भी प्रश्न का जवाब आया नहीं है। तो कश्मीर पीछे नहीं गया है। पंडितों के मामले में भी पंडितों की बड़ी वसात तैयार हो रही है। सब पंडित बहुत अच्छी तरह से शिफ्ट होके आने वाले हैं, पर जब तक वहां के मुसलमान अच्छे हैं, पर वहां के आतंकवादी प्रवृत्ति करने वाले जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, उसके कारण आज भी पंडितों को डर में रखा गया है, और डर का कारण धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे पंडित इतने जोर में आएंगे, और देश में से, हमारे साउथ में से भी लोग, कहीं आज तमिलनाडु से लोग भी, मैं गया था बीच में चेन्नई, वहां के लोग भी आज कश्मीर में सेटल होना और उनको सर्टिफिकेट इशू हो बड़ी फेवरेबल है। यस यस प्लीज। मैं नासिर हुसैन साहब, मैं पहले संजय द्विवेदी जी के पास आता हूं, फिर आपके पास आता हूं। संजय द्विवेदी जी, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, जब मेरा एक दो सपना है, एक आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और दूसरा राम टेम्पल का बनाना, मगर आज आप इंडिया अलायंस के साथ हो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युति, अमित शाह ने 10 प्रश्न पूछे हैं अबाउट लॉयल्टी, अबाउट झंडा, अबाउट वेरियस 370, तो क्या आपका क्या राय है उसमें? द्विवेदी साहब। प्रदीप जी, अभी तक जो है माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कितने बार क्वेश्चन पूछे, कांग्रेस ने कितने बार क्वेश्चन पूछे भारतीय जनता पार्टी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, किसी का जवाब मिला या कोई जवाब दिया गया? 370 धारा की बात कर रहे हैं, 370 धारा के बारे में आप कुछ जानते हैं? 370 धारा की आतंकवाद खत्म हो गया? अभी 15 दिन पहले कम से कम 10 अटैक हुए आतंकवादियों के, 10 अटैक अभी हुए हैं, आतंकवादियों के हुए हैं। यह 370 धारा खत्म होने से कितने लोग वहां पे, कितने लोग पहुंच गए? अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि साहब अब पंडित आने शुरू होंगे, जो वहां से चले गए थे आने शुरू हो गए। अरे 6 साल हो गए 370 धारा हटे, आज धारा नहीं हटी है। 370 धारा हटे 6 साल हो गए हैं। 6 साल में कितने लोग वहां पे आ गए? कितने लोगों को अपने मकान मिल गए जो मकान वो छोड़ गए थे? हमारे पास उदाहरण है, ऐसी बात नहीं है कि लोग वहां से छोड़ के आए थे, लेकिन उनको कितने लोगों को मिल गए कोई गिनती अभी नहीं है। देखिए, कहना कथनी करनी में अंतर। आप पीडीपी से गठबंधन करते हैं, पीडीपी का उसके बाद नजरबंद कर देते हैं, उनकी हेड को मुक्ति को उनको आप हेड कर देते हैं। आप देखिए, आप जहां जिससे फायदा मिलना होता है वो फायदा आप लेने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर जनता ने, अभी चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर जनता ने आपको कितना मान दिया, या महाराष्ट्र में कितना लोगों ने देखा आपने, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज जो जरूरत है, आज जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप बेरोजगारी की बात करें, 2 करोड़ नौकरी पर ईयर आपने कहा था, ये हमने नहीं कहा था, ये आपने कहा था कि साहब 20 करोड़ नौकरी, हम 10 साल बीत गया तो 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांट रहे हैं, अब 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं,
तो और जो महंगाई है वो भी आप देख रहे हैं। यार डॉलर की बात करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, द्विवेदी जी सेपरेट झंडा चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी कहा कि वी वांट अ सेपरेट फ्लैग। तो ये इसके लिए क्या आप तैयार है? एक देश, दो संविधान, दो विधान, दो झंडे, ये किस प्रकार से होगा द्विवेदी जी? तो कांग्रेस ने गठबंधन किया है, कांग्रेस जवाब देगी। हमारे तो हम तो नहीं कह सकते हैं कि दो संविधान यहाँ पे होंगे, जम्मू कश्मीर संविधान अलग हो। तो 370 धारा जब उन्होंने खत्म कर दी है, अगर फारूक अब्दुल्ला ऐसी बात बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं वो? इसके माने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात वो? इनको देखना चाहिए। जब 370 धारा की बात करते हैं कि हमने 370 धारा खत्म कर दी है, उसके बाद अगर कोई बयान दे रहा है और अभी उनको कह रहे फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों से संबंध गिरफ्तार क्यों नहीं किया? फारूक अब्दुल्ला को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं ये पूछ रहा हूँ। 6 साल से वहां पे आप 370 धारा हटाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो कभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जो पीडीपी की नेता संदिग्ध थी वो बराबर नजरबंद रही, फारूक अब्दुल्ला नजरबंद क्यों नहीं रहा? या अभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, इनकी कथनी करने में अंतर है। इनको ये दिखाई पड़ता है सिर्फ जब से भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी है, इनको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए, चाहे वो जैसे मिले। अभी तक एनडीए में जो इनके साथी थे उनसे कोई मीटिंग नहीं होती थी, आज एनडीए बन गया क्योंकि इनके पास उतने सांसद आए नहीं, 272 सांसद आए नहीं, आज एनडीए बन गया वो। या जहां सरकार गिरा के सरकार बनाते हैं यहाँ पे, चाहे महाराष्ट्र ले लिया, दो लोगों की पार्टी तोड़ दी, मध्य प्रदेश में तोड़ दी, कर्नाटक में तोड़ दी, और सरकार बना ली। भ्रष्टाचार का नारा देते हैं, भ्रष्टाचारी को अपने पास ले लेते हैं। मैं पहले नासिर हुसैन साहब से पूछता हूं, जो मुकेश गांधी साहब ने भी कहा कि ये ठीक नहीं होगा कि आर्टिकल 370 को वापस आप रिस्टोर करें, 35A को वापस रिस्टोर करें। नासिर हुसैन साहब, आपका आर्टिकल 370 और कश्मीर के हिस्ट्री में स्टडी बहुत गहरा है एंड वेरी डीप स्टडी है, तो क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल्स पे? कांग्रेस अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? नासिर हुसैन साहब, नहीं, पहले तो झूठ को उजागर मेरा काम है कर दे। इन्होंने कहा टाटा बिरला ने कोई कंपनी लगाई। कौन सी कंपनी लगाई है भाई? जरा देश को बताइए। आपके चैनल पे, मैं तो कई चैनल पे जाता हूँ, ऐसे डिबेटों में आता रहता हूँ, मैं उनसे भी पूछता हूँ, बताइए। अभी भाई साहब बताएंगे कि टाटा बिरला की कौन सी कंपनी है? ये बोलते हैं पंजाब से, केरल से, वहां से वहां। अरे संसद के अंदर दिया हुआ बयान कि वहां से 70 लोगों ने जमीन के लिए एप्लीकेशन डाला है, लैंड के लिए। आप बोलते हैं हजारों लोगों ने जमीन खरीदा है। अरे कुछ पता है नहीं है आपको कि कश्मीर में हो क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं? आपको संसद के अमित शाह के बयान को भी नहीं पढ़ते हैं, वहां के पार्लियामेंट्री बयान भी नहीं पढ़ते हैं, तो आप फिर मुझे सिखाने लगते हैं। अरे इन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला को आप आतंकवादी बता रहे। शेख अब्दुल्ला वो है जब 370 से पहले जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया तो देश की रक्षा करने के लिए वो सड़कों पे आ गए, अपने लोगों के साथ आ गए, हिंदुस्तान के साथ आ गए, हिंदुस्तान के लड़ने के लिए बात करें। अरे शेख, अब आप जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भागने लग गए तो शेख अब्दुल्ला वहां खड़े हो गए, अपने लोगों के साथ खड़े हो गए। और यहाँ जब वहां डिफेंस के लोग आते हैं, वहां पे बिजलियां नहीं है, सड़कें नहीं है, वहां पे टॉर्च की रोशनी है, गाड़ियों की रोशनी है, उससे जहाजों को लैंड कराया गया, अपने डिफेंस को मेहनत किया गया और अपनी रक्षा के लिए वहां खड़े हो गए। और उन्होंने साफ कहा कि हम पाकिस्तान को ठोकर मारते, हम हिंदुस्तान के साथ होंगे। तो आप उस सिद्धांत को आप बोलते हो आतंकवादी है। अरे आपकी सोच कहां है? नफरती सोच है ये। जिस शेख अब्दुल्ला के बारे में आपको इल्म नहीं, तालीम नहीं, उसके बारे में आप बात करें। अरे इतिहास पढ़िएगा तब इतिहास मालूम होगा। जब आप बताइए, नहीं इतिहास पढ़िए, इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पता नहीं चले। अरे मैं बहस मत करिए, आपकी आएगी आप बोलिएगा, मेरी आदत नहीं है मैं बहस में पढ़ूं। आपको अगर 370 आर्टिकल के बारे में कुछ पता है, अरे भाई साहब सुन लीजिए, 370 आर्टिकल क्या है बताइए? क्या कहता है 370 आर्टिकल? यू नो वेरी एनीथिंग यू नो? क्या कहता है 370? अरे भाई साहब आपको पता है किसको जेल में डाला था? अरे उसका जवाब देता हूँ ना, उसका जवाब देता हूँ, पहले सुन लीजिए। आपने शेख अब्दुल्ला के बारे में जो कहा उसका बयान सुन लीजिए। उन्होंने आपने कहा है और आपने अभी एक लाइन आपने और ऐड कर, आपको और ऐड कर, सुन लीजिए और ऐड, सुन लीजिए ऐड और करने वाले आपने कहा कि पंडित नेहरू के गलती से हमें आजादी मिली। आपने कहा, अभी कहा है, आपने कहा कि पंडित नेहरू के गलती से आजादी मिली। मैंने देश की स्वतंत्रता
है कि वो आप गलती से बोलते हो, समर्थन आपको करते हैं। शर्म नहीं आती किसी चैनल पे आके आप बोलते हो उनकी गलती से आजादी मिली? अरे वो पंडित नेहरू जिसने अपनी धन और दौलत राज सब अरे कुछ नहीं देश के किया लिए है, लगा नेहरू दी, ने तो आप इस उसको देश गलत का बोल रहे हो? सत्यानाश अरे किया है। कितने पंडितों क्या ने बात वहां करते पे हो? आके क्या बस नेहरू का ने डेटा किया? मांगा, लॉर्ड आपके पास माउंटबेटन डेटा के नहीं साथ है में मिल तो करके, झूठ बोलते हो। शर्म नहीं जिन्ना आती के आप साथ लोगों को? मिलके पंडित नेहरू की हमारे देश का शख्सियत के बंटवारा बराबर किया। आप उनके नेहरू धूल ने के क्या बराबर बड़ा नहीं काम हो, किया है? आप उनके मुकाबला नहीं कर नेहरू सकते, और तो उन पे गांधी आप कीचड़ प्रेमी जी उछाल ने रहे हो। इस देश अरे को वो, बर्बाद करने अरे के उनके सिवाय राष्ट्रवाद को कुछ नहीं समझना किया है तो उन्होंने, अरे आपने काम किया है तो उस पे काम पे बात करो। अरे उनके राष्ट्रवाद काम को किया समझना है नेहरू तो ने? उन्होंने क्या नेहरू क्या ने काम? काम अरे किया मैं है? सुनाता हूं ना, अरे सुनाता हूं ना। कश्मीर का आईएम इश्यू किसने सॉर्ट बनाया? आउट किया। आपने बनाया। वेल इंडिया किसने अपने बनाया? फैमिली आपने को बनाया। अब्दुल्ला और रेलवे किसने सबको बनाया? खुश करने आपने के लिए। बनाया। इंडियन ऑयल किसने बनाया? आपने बनाया। आप बताओ सिविल एविएशन किसने बनाया? आपने बनाया। अरे हाईवे सारा, स्तर के एयरपोर्ट, अरे वो तो एजुकेशन, गवर्नमेंट के एमबीए सब किसने बनाया? आपने बनाया। अरे आईपीएस इतनी ऑफिसर सारी और डैम बनी, प्रोटोकॉल आपने मिनिस्ट्री बनाया। होती है। लोगों को वोटिंग राइट उसमें दिया, आपने दिया। नेहरू जी ने कौन सा सुन विजन लो, लेके कहा पंडित नई नेहरू चीज ने क्या बनाई काम देश किया है? में? सुन लो, अरे सुन लो, पंडित नेहरू के काम की बात कर रहे हो। अरे आपके पास गिनती काम नहीं है की काम बात का तो बाद सुनो। में है, पर पहले अरे आपको मालूम नहीं है, उन्होंने अरे आप बहस कर माउंटबेटन रहे के हो। साथ मिलके Doesn't know anything हमारे about देश it, का buddy. बंटवारा क्यों Doesn't करवाया? know anything, गांधी जी doesn't को know क्यों anything. पंडित मिसगाइड नेहरू किया? के कदमों के धूल के गांधी जी बराबर को भी नहीं, मिसगाइड करने वाले कदमी धूल जवाहरलाल के नेहरू बराबर थे। भी नहीं। अरे बाला साहब ठाकरे से हजारों मतभेद था, हजारों कुछ था, 370 के समर्थन में थे या ना थे, पर जब इमरजेंसी लगा तो हिंदुस्तान में पहला वो शेर जागता है जिसका नाम बाला साहब ठाकरे है। वो क्या कहते हैं कि हम किसके साथ है? इंदिरा के साथ है। तीनों ने जो किया वो सही है। तुम जब बिल में छिप रहे थे तो बाला साहब ठाकरे सर साहब इंदिरा के कदमों के कदम मिला के चलते, तुम उन्हें गालियां देते हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किससे बात कर रहे हो? अरे पंडित नेहरू के धूल के जाम कदमों में भी नहीं। मैंने कहा ना आपको काम गिनाना है तो काम गिनाता हूं। इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अरे तुम्हें डेटा नहीं मालूम है, 70 लोगों ने भी लैंड नहीं लिया, आपको कुछ पता नहीं है और हमसे बहस कर। अरे काम के ऊपर बात करो, आपको अगर नॉलेज है तो काम पे बात करो, पर कुछ पता नहीं है तो डिबेट में आके उल्टी अटाप शनाप उपंगे लगाने लगते हो। आपने पंडित नेहरू पे जब जब बात करोगे आपका मुंह काला हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, नफरतों किया है, समाज को बांटा है, समाज को प्लेटफॉर्म पे नहीं। अरे आज के तारीख में 2023 में पंडित कश्मीर छोड़ रहे हैं, घाटी छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो उनके लिए कैंप बनाया, उनके रहने का साधन दिया, उनको जॉब दिया, उनको रिजर्वेशन दिया, घाटी में लौटने के लिए उनको एक माहौल दिया। पर आपने क्या दिया? आपके पास कोई मकसद पूरा नहीं होता है तो आप एलिगेशन लगाने लगते हो। अरे आर्टिकल 370 को समझना है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों नहीं विरोध किया? क्यों उस कैबिनेट में मिनिस्टर बनते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए, पहले दिन ही भाग जाना चाहिए। जब संविधान सभा में ये पास हो रहा था तो वो कहां थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां बैठे थे? हम पूछना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट के हिस्सा बन जाते हैं, उन्हीं को कश्मीर का मंत्रालय बनाया गया। अरे कुछ पता नहीं इतिहास का तो आप हमें इतिहास बता रहे हो? इतिहास पढ़ो फिर हमें समझाओ। मुकेश गांधी जी, यू वांट टू रिप्लाई टू दैट? आपने सुना शेख अब्दुल्ला के बारे में किस प्रकार से बोले? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या किया वो इतिहास आप बताइए ना लोगों को, किस तरह से बता रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया। बताओ क्यों उस कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, मेरे को बताइए। अगर कैबिनेट का हिस्सा और 370 से नफरत है, अगर सब कुछ आपको नफरत है तो आप क्यों उसका हिस्सा बने? वो साजिश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। जब देश की आजादी हो रही थी तो आरएसएस कहां थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? वो लिख कर देते हैं हम अंग्रेजों के साथ हैं, हम गांधी के साथ नहीं है, गांधी के विचारधारा के साथ नहीं है। अरे सुन लो, आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे लाता हूं जो अंग्रेजों के साथ गुलामियां कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ कदम चहल। आर्टिकल 370 पे आपको नॉलेज नहीं है, आपको कुछ मालूमात नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा कितनी मुश्किलात से बना आपको पता नहीं है। हरि सिंह के बारे में आपको पढ़ा नहीं है, हरि सिंह की क्या नियत थी? हरि सिंह पे कभी बात करते हो? क्योंकि आपकी वोट बैंक से डर लगता है। हरि सिंह की गलतियां मालूम है? हरि सिंह के वजह से कश्मीर विवादित बना। हरि सिंह नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का हिस्सा बने। हरि सिंह की मकसद नहीं थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इन्वॉल्व थे। आप इतिहास के बारे में मालूमात नहीं है तो हमें सिखा रहे हो?
अरे पढ़ो अरे आप इतिहास हमें जाके क्या पहले, सिखा रहे हो? कुछ इतिहास आपने पता जितने नहीं आपको। कश्मीर में अत्याचार किए बहस इसके करने से सामने इतिहास नहीं आज एक आता है, सुनहरा इतिहास के सुबह लिए किताबें हमारे पढ़नी पड़ेगी, कश्मीर में आया है, किताबें पढ़ो। वो भी आपके पेट में दुखता है। इतने अरे सालों कुछ के बाद नहीं, में आप आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल जानने वाले लोग एक हो, आपको कोई पद्धति से नॉलेज नहीं इलेक्शन है। मैं कमिश्नर कह रहा हूँ एक 370 के बारे में इलेक्शन आपको क्या ले मालूम रहा है, बताओ ये क्या इलेक्शन जानते को हो आप 370 के बारे समझो में? ना, ये इलेक्शन को क्या आप समझते हो? क्यों क्यों इतना क्यों क्या इलेक्शन कांग्रेस ने अपनी कैरियर में 370 भी के दिया बारे था में क्या क्या? जानते हो आप बताओ? चलो क्या मालूम है आपको 370 के बारे में? क्यों आया 370? कांग्रेस ने क्यों आज कैसे तक करके लाया गया? चलो कभी बताओ, चलो इतने आपके सालों में ऑडियंस, नेशन नाउ के ऑडियंस 75 जानना चाहती है 370 ऐसा क्यों आया? चलो इलेक्शन का बताओ, माहौल चलो बनाया बताओ था आप, क्या? आपको जब मालूमात है इलेक्शन तो का बताओ क्यों माहौल आया, बनाया कब आया, कैसे आया, क्यों तब लागू राहुल हुआ? गांधी को अकेले को अरे जाने की आपको मालूम ताकत नहीं है तो थी। बहस कर रहे हो। इसलिए आप अब्दुल्ला मालूमात का करिए, पहलू पकड़ गांधी जी, के आप वो बैठ गए गांधी उसके जी क्या साथ में। नाम है आपका? आप जो भी है, आप पहले उस पर ज्ञान लीजिए, मुकेश फिर आप गांधी जी। बहस करिए। हमारे पास सर्व ज्ञान है सर, आप डोंट कुछ ज्ञान नहीं है, आप सिर्फ हवाबाजी कर आप रहे हैं, है हवा ना, में आप बात कर एकदम रहे हैं। बोगस। क्या ज्ञान है आप आपको? कांग्रेस आप की- बोलते हैं कि कांग्रेस पंडित की नेहरू के गलती से एकदम आजादी इतनी मिली। हौसला अरे अफजाई आपको करते शर्म हो नहीं आया पंडित कि नेहरू का आपको नाम लेने शर्म से आनी पहले? चाहिए आप पंडित कि आप नेहरू पे उंगली अब्दुल्ला उठाते हो जैसे कि आदमी उनके को गलती से जो आजादी मिली। देश के कैसी गद्दारी बात में करते हो? कई साल बेशरम के की तरह कारण बात कर रहे हो। उसको तुम्हारी गलत बात कांग्रेस करते हो ने आप। जेल में डाला था। अब्दुल्ला को किसको क्यों जेल में डाला था? था? क्यों डाला था जेल में? चलो बताओ, साल क्यों डाला डाला था था। जेल में? चलो बताओ क्यों क्यों? डाला था जेल में? बीजेपी चलो ने तो बताओ, नहीं मालूम है डाला आपको था। क्यों डाला था? फारूक बीजेपी ने तो शेख नहीं डाला अब्दुल्ला था। को हमने क्यों जेल में, अरे सुन लो, शेख अब्दुल्ला को हमने क्यों जेल में डाला था? जब उनकी ढुलमुल रवैया होने लग गई। एक इंसान की दो जिंदगी, एक जिंदगी में वो देश के साथ लगे। जब उनको रुतबा दिया, उनको पावर दिया, जब उनकी ढुलमुल, तो हमने एक झटके में उन्हें जेल में डाला। हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, पर देश के साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, देश के साथ हम मजाक नहीं कर सकते। जब उन पे शक हुआ हमने जेल में डाला। पर आप बताते हो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्यों अंग्रेजों के साथ रहे जिंदगी भर? क्यों अंग्रेजों के साथ काम किया? क्यों इस देश की आजादी का हिस्सा में नहीं गए? क्यों इस देश की आजादी में नहीं गए? क्यों भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं बने? क्यों बंगाल के अंदर गए? क्यों बंगाल में सरकार चलाई? इसका जवाब दो। बंगाल के अंदर क्यों की पाकिस्तानियों के साथ आपने सरकार जवाब चलाया? इसकी जवाब दो। है मालूम? अरे नहीं है मालूम। आपको मालूम नहीं है। सब मालूम है। बीएन कुमार जी, आप वेलकम पंडित टू शो। नेहरू पे उंगली उठाओगे तो इतिहास आपको मैं सब कुछ सुनाऊंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके सारे का हिस्ट्री खोल दूंगा कि किस किस ने इस देश के साथ दगा किया है, किस किस ने इस देश के साथ गद्दारी की है, कौन कौन अंग्रेजों के साथ था, कौन अंग्रेजों के साथ था, कौन पाकिस्तानों के साथ था, कौन बंगाल में सरकार चला रहा था, कौन किसके, उस सबका नाम मैं पर्दाफाश कर दूंगा। सब जानता हूँ। आपको मालूम है क्या? 370 बात कर रहे हो आप, पंडित नेहरू पे उंगली उठाते हो। अरे आपके पास काम है तो बताओ क्या काम किया आपको एक बताओ क्या गर्मी आ काम गई किया है आपने? बस कि देश के इतिहास के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हो। कौन सा इतिहास? कौन सा इतिहास? इतिहास क्या बताओ, इतिहास बताओ, कौन सा इतिहास? अरे आपने इतिहास ही नहीं पढ़ा तो कैसे पता आप इतिहास के साथ खिलवाड़ है? आप बताओ कौन सा इतिहास, कौन सी किताब को कोट? अरे आप उस किताब का नाम बताओ, किस किताब का कोट कर रहे हो? उस किताब का नाम बताओ। अरे बताओगे? अरे आप ऐसे नहीं होता है प्रदीप भाई। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो इनको बोलने का कोई राइट नहीं है। आप किसी किताब से कोट करो ऑथेंटिक किताब। बीएन कुमार जी, बीएन कुमार जी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। गांधी साहब, मैं बीएन कुमार जी के पास जाता हूं। गांधी साहब जरा सुनिए, बीएन कुमार जी, ये आर्टिकल, ये झगड़ा यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस एक साथ जम्मू एंड कश्मीर चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह जी 10 प्रश्न पूछे, क्या सेपरेट झंडा आप तैयार है सेपरेट झंडा के लिए? आर्टिकल 370 रेस्टोर करेंगे, 35 रेस्टोर करेंगे, पाकिस्तान से डायलॉग, एलओसी में ट्रेड विद पाकिस्तान, रीइंस्टेट टेररिस्ट रिलेटर्स, स्टोन पेल्टर्स को वापस नौकरी दे दो। क्या, हाउ डू यू सी? यू आर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। कैसे देखते हो बीएन कुमार साहब इस चीज को? जम्मू कश्मीर इलेक्शंस, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस टुगेदर अलायंस। सबसे पहले बीजेपी को ये तय करना चाहिए कि वेदर बीजेपी गो टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस और नॉट, तो वो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उन लोगों ने, वैली में तो इलेक्शन लड़े नहीं थे। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में हर एक पार्टी को, हर एक अलायंस को अपना अपना क्वेश्चन पूछने का अधिकार है सामने वाले से। अमित शाह ने पूछा, राहुल गांधी और एनसी मिलकर जवाब देंगे, और बाकी रहे उनके जो आइटम्स दिखाए, पाकिस्तान से अपना ट्रेड तो चल ही रहा है, कहाँ रुका हुआ है? चाइना से हमारा ट्रेड चल रहा है, और चाइना से लोग जो डोनेशन ले रहे हैं उनको आप लोग उठा के जेल में डाल रहे हो, लेकिन चाइना से तो अपना तो ट्रेड रिलेशनशिप तो बिल्कुल बरकरार है। और उल्टा एक
आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया था कि चाइनीज से इंपोर्ट्स करने का भी प्रावधान ज्यादा बढ़ा, क्योंकि गैप जो है चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सब चीजें चलते रहेंगे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर में हो या भारत बाकी जगह पे, मेन मुद्दा क्या है? आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, महिलाओं पर अत्याचार का सिचुएशन है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, पॉवर्टी है। ये सारे मुद्दे को लेकर आप लोग लड़िए ना पॉलिटिशियंस। ये आर्टिकल 370 वो सब ठीक है, 370 तो चला गया अभी, उसको लेकर बार बार उसी चीज को डिक करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह ने जो एजेंडा दिया, इनको 10 क्वेश्चन पूछा। हाँ, 10 क्वेश्चन। कल राहुल गांधी फ्री है, he will also ask 15 questions to अमित शाह। वो उनका बीच में चलता रहेगा। I have no comments to say on that. No. That is politically both are free to discuss whatever they want to express, except that हमारे जैसे लोग और आपके जो पैनल में जितने लोग हैं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, ठंडे दिमाग से बात करें। पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा गर्म है आज की तारीख में, उसको ज्यादा और हम बिगाड़े नहीं, शांति से बात करें, शांति से डिस्कस करें। नासिर हुसैन साहब, जो मुकेश गांधी साहब ने पूछा एक क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू एंड रिजर्वेशंस टू दलित्स, गुज्जर्स, बाकरवाड़ीज और पहाड़ीज? तो मैं पहले द्विवेदी साहब को पूछता हूं, देना मैं आपके पास आ जाऊं, बिकॉज आप बहुत बोले, द्विवेदी साहब कुछ बोले नहीं आज। द्विवेदी साहब, ये एंड ऑफ रिजर्वेशन को एंड वार करने का जो फारूक अब्दुल्ला साहब तो अमित शाह जी ने पूछा है, तो क्या दलित, गुज्जर, बाकरवाड़ीज, पहाड़ीज, तो ये आपके एजेंडा जो है जाति जनगणना, रिजर्वेशंस, वो खत्म हो जाएगा? द्विवेदी साहब कैसे देखते हो आप? क्या आपका एजेंडा जो इंडिया अलायंस का है जाति जनगणना, वो इफेक्ट हो जाएगा रिजर्वेशन? जाति जनगणना में जो हमारा एजेंडा है गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, वो हमारा चलेगा भाई। हम तो इसलिए मांग रहे हैं ना, हम ये हो रहा था, ये लोग इतने लाख हैं, ये इतने करोड़ हैं, ये इतने करोड़ हैं, तो कौन जाति गणना हो जाने से ये पता मिलेगा कौन कितने लोग हैं। दूसरी बात है, किसको कौन गरीबी रेखा ज्यादा नीचे है, तो ये भी तो मालूम चलेगा देश को। आज देश को हमें पता ही नहीं है कि 20 करोड़ 30 करोड़ हिंदू हैं या 50 करोड़ हिंदू हैं, या हमारे जो सरदार भाई है वो 30 करोड़ सरदार भाई हैं। आज तो पता ही नहीं। हम लोग एक मुझे कह देते हैं 140 करोड़ में जनता है भारत देश जनता जो है, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता 140 करोड़ है या 130 करोड़ है या 120 करोड़ है, ये किसी को नहीं पता। तो जो इससे चल रहा है देश कि अपनी उससे अनुमान से, तो अनुमान की जगह सही स्थिति पैदा हो जाएगी देश में, और पता चल जाएगा कि यादव कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, दलित कितने हैं, हर जात का ब्रेकअप सामने आके आ जाएगा। तो ये तो बहुत जरूरी चीज है ना। द्विवेदी जी, मगर रिजर्वेशन का क्या होगा? क्या रिजर्वेशन का अंत होगा? जैसे फारूक अब्दुल्ला जी को पूछे, कांग्रेस को अमित शाह जी ने पूछे, दलित का क्या होगा, गुज्जर का क्या होगा, बाकरवाड़ी का क्या होगा, पहाड़ी को क्या होगा? क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? आप तो इंडिया अलायंस स्पीयर हेड कर रहे हैं, सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखिए, जो रिजर्वेशन लगाया गया था उस समय, जो देश आजाद हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि साहब कुछ जातियां ऐसी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो उन्होंने जो उन्होंने आरक्षण लगाया था, परमानेंट नहीं लगाया था, उन्होंने 10 साल भी आरक्षण लगाया था। इसका तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस आरक्षण को बाहर सरकार जो भी होगी, जो भी कैबिनेट होगी, वो रिवाइव करेगी, देखेगी किस तरह से चलना चाहिए, लेकिन वो बढ़ते ही चला जा रहा है। तो ये चीज तो ऑलरेडी संविधान में निहित है ना, कि आरक्षण के बारे में संविधान में निहित है कि आरक्षण जो है हमारा 10-10 साल रहेगा, 15-15 साल, 10-10 साल, 15 साल रहेगा, और इसकी बराबर जो है व्यापक की जाएगी, इसका समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बाद आगे प्रश्न का जवाब कहाँ है? प्रश्न का जवाब आना चाहिए। मैं नासिर हुसैन साहब को पूछता हूं। नासिर हुसैन साहब, आपका अच्छा स्टडी है, मुकेश गांधी साहब ने भी पूछा है, अमित शाह जी ने भी पूछा है, क्या होगा रिजर्वेशन का, दलित का, गुज्जर का, बाकरवाड़ी का, पहाड़ी का? आपका राहुल गांधी जी रिजर्वेशन पे अड़े हुए हैं, उन्होंने कहा जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए जो है, तो कैसे फिट होगा? यहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब कट करने की बात कर रहे हैं, बाकरवाड़ी, गुज्जर, दलित, पहाड़ी, ये तो आपका एजेंडा है राहुल जी का। हम रिजर्वेशन के फेवर में हैं और हम रिजर्वेशन के साथ हैं। हम तो कह रहे हैं कि जनगणना करो, जाति जनगणना करो, जिसका जितना हक और हकूक है उसको मिलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो कैप है 50% का, उसको हटाइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको चेंज करना हो तो चेंज करिए।
कैसे भी करके वो हटा के, जब तक 75% रिजर्वेशन नहीं होगा, लोगों को हक और हकूक नहीं मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। ये एक वाल 8 फीट का है, मैंने उस दिन भी समझाया। अगर एक इंसान 4 फीट का है तो वो उस 8 फीट को नहीं देख सकता है जब तक हम उसको नीचे से उसको सपोर्ट नहीं देंगे। इसी प्रकार कोई 6 फीट का है तो उसको 2 फीट हाइट देगा, यही वो रिजर्वेशन है, तभी उस वाल की तरफ देख सकता है। तो मैं कह रहा हूं जब तक आप रिजर्वेशन से उनको उठा सकते हैं, हाँ क्रीमी लेवल जरूर लगा सकते हैं, जो रिजर्वेशन का फायदा वो ले रहे हैं उसमें क्रीमी लेवल ला सकते हैं, पर हम रिजर्वेशन को हटाने की बात नहीं करते हैं, हम रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने हर मंच से कहा है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट का जो कैप है उसको हटाएंगे, हम 75% रिजर्वेशन तक लाने की बात कर रहे हैं ताकि लोगों को हर हकूक मिले, हम उसके साथ हैं। रिजर्वेशन के खिलाफ हम जाए, इसलिए कहते हैं जब तक जाति जनगणना नहीं होगा, जब तक आप दरख्तों की गिनती कर सकते हो, पहाड़ों की कर सकते हो, पेड़ों की कर सकते हो, जानवरों की, इंसानों की गिनती गिनने में आपको डर है, क्यों डरते हो? ताकि ये चंद लोगों के हाथ में पूरी पावर रहे। आखिर क्यों चंद लोगों के हाथ में आप पावर देना चाहते हैं? अपसेट हो गए जब उनको पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो मैं कह रहा हूं सर अपसेट हो गए, दुनिया भर की जाति गणना कराना चाहते हैं और अपनी जाति के बारे में बताने को आता है तब उनको बोलते हैं कि हमको गाली दे दी। ये क्या बात है? ये जाति गणना से पूरा देश विभाजित हो रहा है। आपको हिंदू धर्म के और सनातनी लोगों की स्ट्रेंथ तोड़ने के लिए ये राहुल गांधी का फतवा है, और राहुल गांधी को टोटल मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना है, और वो तुष्टीकरण करके जाति जनगणना करके आप बोलते हैं 75%, 75% तक रिजर्वेशन दे देंगे। तो क्या जो सवर्ण लोग जो बेचारे बचेंगे वो क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या अमेरिका, लंदन भेज देंगे, रशिया भेज देंगे? 75% रिजर्वेशन माने आप क्या बोलते हो? कुछ भी सुन लीजिए, पहले राहुल गांधी की जाति क्या है वो हमें बताओ। वो क्यों जाति नहीं बताते? जो महात्मा गांधी की जाति पूछने को जाते हैं, वो आपको राइट क्या है? आपको राइट क्या है लोगों की जाति के पूछने के लिए? आप खुद की जाति बताने की जब अनुराग सिंह ठाकुर ने पूछा तो कहते हैं कि हमको गाली दे दी। अरे गाली काहे की दी? आप जाति गणना करना चाहते हो ना, तो आपकी जाति क्या है बताओ, मेरी जाति क्या है बताओ। मुझे लगा क्या जाति है? नेहरू ने भाषावार प्रांत रचना करके आपसे सवाल करा जाए तो जवाब दे दीजिएगा। ऐसा ही राहुल गांधी हमारे देश को ये भाषा, ये इसके कारण पूरा डिवाइड करना इस तरह से नहीं होगा कि गांधी साहब सुनिए, उनका जवाब सुनिए। गांधी साहब जवाब नहीं सुनना चाहते हैं आप। अनुराग ठाकुर को खुद अपनी जाति का पता है उनको, आप अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं। आपको उसने बोला अपनी जाति क्या है, क्यों बात कर रहे हो? उन्होंने अपनी जाति बताई। अपनी बात करो, आप अपनी बात करो। सुनो, आप दूसरे की जाति की बात कर रहे हो, क्यों नहीं है? आप क्यों, आप हटाओ जातियों का कॉलम। फिर आप जॉब भरने जाते हो तो क्या भरते हो? आप नॉमिनेशन करने जाते हो तो क्या भरते हो? राहुल गांधी क्यों अपनी जाति नहीं बताते हैं? तो आप राहुल गांधी अपनी जाति क्यों नहीं बताते हो? क्या जाति है उनकी? कौन सी जाति के हैं? ब्राह्मण जाति है, हिंदू है, ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण है, क्या बोलते हो? बोलो, ब्राह्मण जाति है, बोलो ब्राह्मण जाति है, बोलो। वो ब्राह्मण है ही नहीं। तुम्हारे कहने से हो जाएगा? नहीं है। अरे तुम कौन होते बोलने वाले के नहीं है? तुम कौन होते बोलने वाले? तुम हो कौन? विकी मीडिया पे जाके आप देखो, विकी मीडिया पे जाके आप देखो वो कौन है, हो कौन पूछने वाले। चलो जाने दो, अभी ये चर्चा करेंगे। क्यों जाने दो? आपके दिल को ठेस लगेगी। अरे मेरे दिल को क्यों ठेस लगेगी? हम मेन मुद्दे पे आते हैं। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के बेटे हैं, पता करो। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे हैं, पता है आपको? आप जो बार बोलते हो, महात्मा गांधी के दत्तपुत्र, उनके गोद लिए हुए बेटे हैं, उन्होंने अपना नाम दिया है। मैं मुद्दे पे आता हूँ। कुछ पता नहीं है बात। नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन, दलित, गुज्जर, बाकरवाली, पहाड़ीज का क्या होगा? आप सवालों को आप देखिए, जब दलितों वंचितों की बात आएगी तो ये लोग ऐसे ही बरगलाएंगे, आपके बात को आने नहीं देंगे। ये स्वर्ण जातियों का दिखाएंगे उसकी। अरे हम बात कर रहे हैं गरीबों की, वंचितों के, बिछड़े हुए ओबीसी की, तो देखो इन्होंने जानबूझकर राहुल गांधी के जाति की बात कराई। आप देख लीजिए उनकी मकसद क्या है। अगर आपके चैनल को दलित, ओबीसी, व्यूअर, वंचित देख रहे होंगे तो आज उन पे हंस रहे होंगे कि उनके फायदे की अगर हम बात करें, उनको समाज में मुख्य धारा में जोड़ने की बात करें तो इनको कितनी नफरत
धारा में क्योंकि जुड़े ये हुए चाहते ही हैं हैं। 4-5 उनको कहा- किस्म के लोग ही इस देश पे राज करें। अरे स्वर्ण जातियों से किसे अरे नफरत? 4-5 आपको क्या? नफरत तो होगा। खाली हम तो इंदिरा चाहते हैं सारी गांधी- समाज हो। हम इंदिरा इसीलिए गांधी कहते राज हैं करे हम तो जाति चलेगा, जनगणना और कराओ, नरेंद्र मोदी जिसका राज जितना करेगा हक तो है नहीं उसको दो। चलेगा। क्यों ऐसा डरते हो? आपका क्यों पूरा डरते कल्चर है हो? कांग्रेस का। पता है आपको आप क्या बात क्यों करते डरते हो? हो? क्यों आप डरते हो? क्यों? आप मोदी जी से इतना क्यों डरते हो? मोदी जी से हम डरते हैं? काम मोदी अच्छा जी कर की रहा है तो उसको एप्रिशिएट करो ना। अच्छा ठीक आज है, उनके हम मोदी जी कारण से हम कश्मीर डरते हैं तो में- मोदी जी के आज वो मोदी क्रीमी जी लेयर के कहाँ कारण गायब हो गए? कश्मीर में इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, उसका आप गौरव राहुल गांधी करने लगे, क्रेडिट उनको दो। मोदी जी डरने लगे राहुल गांधी से। हाँ द्विवेदी जी बोलिए, द्विवेदी जी बोलिए, मोदी आजकल भाई, द्विवेदी जी बोलिए, बोलिए द्विवेदी जी। मोदी जी राहुल गांधी डर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है आजकल देश में। मोदी जी यार, खुद आप तो डर रहे हैं राहुल शिवसेना- गांधी से। आप तो छोड़ दीजिए, आप विपक्ष डबल नेता ट्रैक वाले बने। हैं। आपकी उद्धव शिवसेना डबल ट्रैक पे बात करती है, एक ट्रैक पे आती नहीं है। जरा हम पहले एक ही अपना ट्रैक में नक्की हैं। करो बिल्कुल सही। प्लीज, 3 साल आपका से एक नाम ट्रैक चले। नक्की करो। 3 साल से नाम चले। मैं जब बाला धोखा साहब दिया ठाकरे जी तो के हम लोग साथ- अलग हुए। आप मैं बाला धोखेबाज साहब ठाकरे जी- हैं, धोखेबाज द्विवेदी हैं। आप मेरे धोखेबाज आप सामने हैं। भले बड़े होंगे पर आप बच्चे जो हो। दो मैं बार तो बाला नौकरी साहब होगा ठाकरे दे जी के साथ 15 में लाख 10 साल रुपए रहा हूँ, दे रहे हैं। उनके अंतेवासी के रूप में रहा हूँ। सर आप मेरे को क्या देश नहीं सिखाएंगे? बिकने दूंगा। अब देश पूरी बिक रहा हमारी है। बाला साहब देश ठाकरे नहीं जी बिकने सेना दूंगा। का अब देश बिक अधोपतन रहा हो है। गया है आज। प्रदीप भाई मुद्दे पे बात। प्रदीप जी चलो मैं महाराष्ट्र में आता हूँ, मैं मुद्दे पे सैयद नासिर पूछिए, हुसैन साहब, आखिर मोदी मैं आता हूँ, सरकार ने मैं 10 साल में क्या काम किया? अभी क्या नहीं आपके किया? एनालिसिस ने बात 5वीं इकोनॉमी बना दिया। चलो एक बात में बोलता हूँ, आज कौन और सा क्या इकोनॉमी काम बना किया? दिया? आज इस देश के 80 करोड़ लोग अगर अनाज के लिए लाइन में है तो वो क्या करना उस इकोनॉमी का? जो दुनिया वो में तो सबसे 80 करोड़ लोग लोगों गरीबी को देते रेखा में हैं। है, क्या करना आपने उस इंदिरा इकोनॉमी जी का? ने तो जो गरीबी लोगों की हटाओ 100 करके रुपए से भी सभी कम गरीबों इनकम को है, रेशन क्या नहीं करना दिया। उस इकोनॉमी का? अरे राहुल सुन लो, राजीव गांधी सुन ने लो, 1 रुपये में से 85 पैसा करप्शन पे डाल दिया। लोग गरीब को 3,000 15 पैसा रुपए से भी मिला। कम कमा उसके रहे हैं। सामने इस नरेंद्र देश में मोदी क्या ने करना उस पूरा इकोनॉमी का? जनधन योजना सुनो, करके लोगों के घर दुनिया तक के पैसा सबसे पहुंचाया। भुखमरी सारी देशों मदद में नाम पहुंचाई हमारे के माध्यम हिंदुस्तान से। का। क्या करना उस इकोनॉमी का? बात करो, इकोनॉमी की क्या बात करें। इकोनॉमी? उस इकोनॉमी आज से आप लोगों को क्या फायदा हुआ वो बताओ। आपके चेहरे पे लोग जो आज चमक है ना, 90% ये लोग 3,000 इकोनॉमी कम चमक से है कमाने आज। को क्यों आज मजबूर है वर्ल्ड वो में बताओ। इतनी लोग इकोनॉमिक गरीबी रेखा के क्राइसिस चल नीचे रही है वो बताओ। उसके लोगों सामने के हमारा पास पढ़ने का गोल्ड क्या स्कूल है? नहीं वो बताओ। हमारा लोगों के फॉरेन पास एक्सपोर्ट अच्छी क्या है? अस्पताल नहीं वो बताओ। हमारा लोगों पूरा के ये पास जो सुविधा नहीं इंडेक्स वो है वो बताओ। क्या है? लोग कहाँ हमारी जाए? स्टॉक मार्केट प्राइवेटाइजेशन क्या की है? लूट ये मची है। सारी चीजों चंद का लोगों के analysis पास करो दौलत है और तो फिर मुझे 1% से बताओ कम लोगों कि के पास हमारे हिंदुस्तान देश की में तमाम प्रगति दौलत हुई क्या है, करना है इस प्रगति हुई इकोनॉमी का? जब एक लोगों के पास उस इकोनॉमी का फायदा ना पहुंचे, उस इकोनॉमी का अरे क्या पहुंचा है करना हमें? भैया, अरे बहुत देश पहुंचा के है। 90% आज लोगों की बात करो। आपने तुम कभी अडानी देखा अंबानी की बात कि करो, बंबई में अडानी अंबानी बंबई के में आप घोटाले की रहते बात हो, करो, जो बंबई लोगों के या खून महाराष्ट्र में चूस रहा एक उसकी भी बात आदमी करो, देश को नौकरी बेच न दे मिलने उसकी के बात कारण करो। सुसाइड ऐसे किया है। इकोनॉमी उनको ऐसा एक मुबारक। आदमी हम मिला देश है। की आवाम की बात कर रहे हैं, द्विवेदी देश के लोगों की बात द्विवेदी कर रहे हैं, जी, लोग के अलग-अलग विकास की माध्यम बात नासिर कर साहब रहे हैं, महाराष्ट्र लोगों को महाराष्ट्र पे आते आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नासिर हुसैन साहब आपको महाराष्ट्र पे है। आते। द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे जी एनडीए ने मुख्य मोर्चा निकाला, मुख्य मोर्चा इसको हाईलाइट करना चाहता था उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस एंड शरद पवार जी। तो क्या मुख्य मोर्चा से आप जो पूरे देश को बोलना चाहते थे वो हासिल हो गया? द्विवेदी जी देखिए पुनीत जी, एक चीज बता दें, जो भी आपने बात कही, हमने भारत बंद महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, हाईकोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन प्रोटेस्ट करने तो हमें अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार हमारे पास है कि हम अगर कोई कांड हुआ है, कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या है तो उसको हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए काली पट्टी बांध के प्रोटेस्ट किया गया, सांकेतिक प्रोटेस्ट मान लीजिए। भाई हम तो अपनी आवाज उठा सकते हैं ना, कि आवाज उठाने का भी हक नहीं देगी सरकार ही हमें। हम आवाज उठा के दे रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं साहब आपकी गलती है, आप इसको सुधारिए अपना। तो ये तो हमारे राइट्स है, हमारे जो पूरी देश की जनता के राइट है। वो तो महात्मा गांधी जी हमको देखे गए हैं कि आपको अगर कोई समस्या है और कोई सुन नहीं रहा है तो उसका आप पुरजोर विरोध करिए, उठाइए उसको संवैधानिक तरीके से। ये नहीं कि हम मारपीट करने लगे, संवैधानिक तरीके से आप उसको उठाइए। जो संविधान के सही हो तो अगर काली पट्टी बांध के माने उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार जी ने, कांग्रेस अगर हमारा प्रदर्शन किए हैं या और पार्टियों ने प्रदर्शन किए हैं तो उसमें गलत कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश से बात होगी तो यहाँ कोई क्राइम नहीं हो रहा, न सब बहनें सुरक्षित है, जहां की सरकारें हैं वहां सब सुरक्षित है, सब चंगासी है,
सब चंगासी है उस राज्य में, और जहां पर भी सरकार है, सरकार नहीं है, वहां सब खराब है। चाहे वो पश्चिम बंगाल ले लीजिए, चाहे वो आप किसी को भी ले लीजिए, आप जिसको भी लेना चाहे, लेकिन दिल्ली ले लीजिए आप, दिल्ली में बात होती थी। केजरीवाल जी हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हुए, उनको ईडी के माध्यम से अंदर कर दिया। तो जहां जहां इनके मुख्यमंत्री नहीं है वहां ईडी भी सक्रिय रहेगी, सीबीआई भी रहेगी, चुनाव आयोग भी सक्रिय रहेगा, और वहां के राज्यपाल भी सक्रिय रहेंगे। तो इस तरह के देश में जो ये दिक्कतें हैं, आज सबसे बड़ी समस्या क्या देश में, महंगाई, बेरोजगारी की। आज हम 5 ट्रिलियन महंगाई हो कि कुछ आर्थिक हमारी क्षमता बढ़ गई हो, लेकिन आप देखिए महंगाई, बेरोजगारी तो जंजट में समाई हुई है आज की डेट में। मैं बीएन कुमार जी के पास आऊं। बीएन कुमार जी, कांग्रेस का आंकड़ा है कि 86 रेप्स आर हैपनिंग एवरी डे 86 बलात्कार होता है इस देश में। कांग्रेस ने आंकड़ा दिया है। बीएन कुमार जी, आज एमवीए का पूरा जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन था। क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है? क्या क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पर कोई कंट्रोल नहीं है? क्या कांग्रेस और वेस्ट बंगाल में चुप है, शांत जाओ, और बीजेपी रूल स्टेट को हाईलाइट? क्या देखते, हाउ डू यू सी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कैसे देखते हो आप? सबसे पहले ये जो आंकड़े जो है ना ठीक है, क्योंकि आप इवन नेशनल रजिस्ट्री भी निकालेंगे, उसमें सारे ये भी सामने आया था कि ये क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो है काफी बढ़ रहा है। ये बहुत चिंताजनक चीज है। सिर्फ महाराष्ट्र में या दूसरी जगह पे नहीं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में आप देखें कि आपको आए दिन ये हमारे यहाँ लाइट चला गया। हाँ, कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, कोई बात। आए दिन यहाँ पर ये आंकड़े आते रहे सामने, तो ये चिंताजनक बात है। और पॉलिटिशियंस को जो है, कैन हियर? हाँ, वी कैन हियर यू, बोलिए बोलिए। पॉलिटिशियन को जो है कि अभी जैसे ये परिस्थिति है, यहाँ पर अचानक लाइट चले जाते हैं नवी मुंबई में, और देयर आर बेसिक इश्यूज। ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम इज आल्सो मेक मेजर इश्यू। पॉलिटिशियन जो है आपस में वोटबोटरी करते रहते हैं कि आपके काल में ये हुआ, मेरे काल में ये नहीं हुआ, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, बंगाल में चुप क्यों हो? फिर कांग्रेस बोलेगी मणिपुर ऊपर चुप क्यों हो? ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग जो है मेन इश्यू पे बात कीजिए, क्राइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सारे पॉलिटिशियंस को इकट्ठा आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं, गवर्नर हो या स्पीकर हो, ऐसे लोगों को सामने आके सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक करके वहां पर डिस्कस करनी चाहिए। और जैसे कि जहां तक आपको बदलापुर का इश्यू है, हाई कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया। आपका कोलकाता इश्यू जो है, सुप्रीम कोर्ट इज सुपरवाइजिंग एंटायर इन्वेस्टिगेशन। उसके ऊपर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल टॉक छोड़ दीजिए, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। और बाकी जगह पे जो क्राइम हो रहा है, और भी क्राइम हो रहा है, और महिला के ऊपर अत्याचार बदलापुर छोड़ के पुणे में भी हुआ, और कहीं भी ये न्यूज आ रही है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए ना। इस ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर। सबसे पहले पॉलिटिशियन लोगों को, भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, दोनों सेना हो, एक ही बात करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स छोड़िए, साथ में आके क्राइम को हैंडल कीजिए आप लोग, प्लीज। मैं मुकेश गांधी, नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आता हूं। पहले मुकेश गांधी साहब से पूछता हूं। मुकेश गांधी साहब, कांग्रेस का आंकड़ा है 86 रेप्स एवरी डे। बीजेपी, द गवर्नमेंट इन द सेंटर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर एक सिस्टम प्रोवाइड जहां वुमेन सेफ्टी के हिसाब से मोदी साहब से बात करते हैं, वुमेन सुरक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, पर हकीकत कुछ और है। बदलापुर इज वन एग्जाम्पल। बोलिए गांधी साहब, फिर मैं नासिर हुसैन साहब के पास जाता हूं। बोलिए गांधी साहब। देखिए सर, अभी राहुल गांधी ने जो भी फिगर दिया है वो उन्होंने कहां से निकाल के दिया है मालूम नहीं है। 84 क्या ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और हमारे पूरे देश में, और ये जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कारण, और पूरा जो पोर्नोग्राफी का जो साहित्य है वो इतना आज सोशल मीडिया पे प्रवृत्त हो गया है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के कोई भी वर्ण का, कोई भी कौम का, कोई भी समाज का लोग होगा तो उनका मन भ्रमित होता है, और उसके कारण ये सारी घटनाएं बनती है। पर मेरा ये सब के ऊपर तो एनालिसिस करने वाले बहुत लोग हैं, पर प्रदीप जी, मेरा एक सजेशन ऐसा है कि हमारे पुलिस स्टेशन में, मैं देवेंद्र फडणवीस जी को भी ये कहने वाला हूं कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में हमारे पुलिस स्टेशन में अगर कोई एफआईआर लिखवाने को जाते हैं तो उनको कई बार तक, ये जैसे ये महिला को गर्भवती थी फिर भी उसको 12-12 घंटा तक बैठा रहना पड़ा वहां,
और उसकी एफआईआर लिखाई नहीं देते थे। फिर मनसे वाले लोगों ने जाकर के परस्यूएट करके ये काम किया, उसके लिए मनसे को, राज ठाकरे को धन्यवाद देता हूं। पर बात यह है कि पुलिस स्टेशन में कानून बनाना चाहिए होम डिपार्टमेंट को कि अगर जो पुलिस स्टेशन या जो भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करता है, उसका रीजन उसको राइटिंग में देना चाहिए आने वाले आदमी को। समझो मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया और मैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने को गया, तो मेरे को 2-2 दिन तक, इतना ही महीना तक धक्का खाना पड़ता है लोगों को, और जिनकी इन्फ्लुएंस नहीं होती है उनकी एफआईआर रजिस्टर होती नहीं है। ये आज से नहीं, पर पुराने 25-30 सालों से हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में और महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कि एफआईआर रजिस्टर कराना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा एक सुझाव है, एक सजेशन है होम डिपार्टमेंट को कि जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने को जाते हैं, अगर पुलिस स्टेशन 2 घंटे में वो एफआईआर नहीं लेता है तो उसका रीजन क्या है, वो एफआईआर वाले को राइटिंग में देना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर एफआईआर। ये हो जाएगा ना तो लॉ एंड ऑर्डर। नासिर हुसैन साहब के पास आता हूं। नासिर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया 86 रेप्स एवरी डे, एंड राहुल गांधी सेज मोदी साहब ने सेंट्रल तरीके से कोई ठोस सिस्टम ने बनाया जो इस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को रोका जाए। नासिर हुसैन साहब, नहीं, अभी बीजेपी के वक्ता ने कहा, राहुल गांधी ने वो कोट कहां से किया मुझे पता नहीं, बीजेपी का नहीं, मैं एनसीपी का वक्ता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट है कल का, उससे वो कोट किया है। खैर ठीक है, अभी मैं बताते, इन्होंने कहा कि इनकी सरकार फेलियर है कि पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं लिखता है। अरे आपकी 8 साल से सरकार महाराष्ट्र में है, 10 साल तकरीबन 8.5 साल से, और आप कहते हैं कि यहाँ की पुलिस स्टेशन खराब है, यहाँ की पुलिस काम ही नहीं कर रही। अरे आप देखिए, देखिए प्रदीप भाई, ये सही तरीका नहीं है कि आपके शो में मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, गांधी साहब 2 मिनट उनको बोलने दो ना, बोलने दो। ओके ओके, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर नहीं लिख रही थी, इसकी नाकामी भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस की है या कि उद्धव ठाकरे की है? अरे उसकी नाकामी किसकी है? होम मंत्रालय किसके पास है? देवेंद्र फडणवीस के पास। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है कि पुलिस काम नहीं कर रही है। अरे बताओ, पुणे में हो रहा है, अकोला में हो रहा है, बदलापुर में हो रहा है, थाने नवी मुंबई में हो रहा है, 50 साल से ये चल रहा है। सर ये तरीका बिल्कुल गलत, अनएक्सेप्टेड है कि आप बीच में डिस्टर्ब करते हो। बोलिए आप एक तो महिलाओं की सम्मान नहीं करते हो, महिलाओं की बात, अगर महिलाओं की बात ये तरीका बिल्कुल गलत है। महिलाओं को सम्मान में ये लोग बोलने नहीं देना चाहते, रजिस्टर नहीं होती है। ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है, ये आपकी सरकार की गलती है। आपकी सरकार निकम्मी है, मेरी सरकार काम नहीं कर रही है। बात यार नहीं आती है भैया, आप मेरी सरकार, आपकी सरकार की बात मत करो। बात सुन लीजिए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। गांधी साहब, उसके बाद मैं आपको बोलता हूं ना, बोलो नासिर हुसैन साहब बोलिए। नहीं, अगर ये सरकार निकम्मी है, अगर पुलिस काम नहीं कर रही थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लाइन ऑर्डर किसके पास होता है? होम मिनिस्टर के पास होता है। होम मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार है? कौन जिम्मेदार है? सुकुलयाम इसके लिए बाला साहब ठाकरे की पार्टी तो नहीं कहलाओगे, सीधा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। तो मेरा कहना है कि आप एक जगह रेप नहीं हो रहा है, रेपिस्ट का मामला देख लीजिए, कलकत्ता में हो रहा है तो शोरगुल पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी की जब आ रही है तो वहां खामोश। तो ये मैं कह रहा हूं, ये पहला ऐसा मौका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खामोश हो गई। मैं क्यों बोलना चाहता हूं, आपको ले चलना पड़ेगा कठुआ, जहां कश्मीर, जहां मंदिर के अंदर बलात्कार होता है, बच्ची को कत्ल कर दिया जाता है, और उस रेपिस्ट के साथ कौन खड़ा रहता है, ये आप बताइए। उस रेपिस्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पे रैली नहीं, आपको मंदिर ही दिखते हैं, मस्जिद नहीं दिखती आपको? अरे सुन लीजिए, आप फिर बोल लीजिएगा, आप मेरी कमियां निकालिए, आप मेरी बात पे कमियां निकालिए। हाथरस भूल गए, जिस बच्ची को मिट्टी तेल डाल के जला दिया गया, हिम्मत कौन देता है इन बलात्कारियों को? कौन देता है? अरे भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप कम्युनल क्यों बना रहे हो? प्रदीप जी, ये गलत बात है, ये कम्युनल क्यों बना रहे हैं? प्रदीप जी, आपको कंट्रोल करना होगा शो को। प्रदीप जी टोटली कंट्रोल आप बोलिए, आप बोलते रहिए, महिलाओं का सम्मान मत करिए, बोलिए जो बलात्कार हो रहा है सही हो रहा है, बोलिए। बीजेपी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि महिलाओं का सम्मान पे बात न किया जाए।
महिलाओं की इज्जत अरे आबरू की आपके बात ना की कांग्रेस जाए, के गवर्नमेंट महिलाओं की में इज्जत की दिल्ली बात में ना बोलो भारतीय दिल्ली में जनता कितने पार्टी बड़े नहीं बड़े चाहती। कांड हुए महिलाओं हैं, की बात महाराष्ट्र होगी में तो आप कितने बोले। बड़े बड़े मैं कांड अभी हुए ये हैं, शो इस उसकी तरह का आप शो नहीं उसका होगा। मैं नासिर साहब, ये और टोटली निकालूं गलत क्या? हो रहा है। गांधी साहब एक आपका मिनट, बात गांधी नहीं साहब गलत है। और मैं इसके द्विवेदी जी अंदर के आप बोलते रहो, immediately चलो आप बोलते रहो, गांधी साहब एक मिनट, मैं SIT शो से करनी बाहर हो है, ये हो जाता हूँ, गया। मुझे ना आप नासिर साहब बोलते रुकिए, रहो, आप मैं बोलते रहो। बात गांधी साहब जरा 2 मिनट उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। उनको बोलने दीजिए, 2-3 मिनट बोलने दीजिए प्लीज। नासिर मेरी साहब बात बोलिए। को ट्विस्ट कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, ट्विस्ट आप मेरी बात को रेक्टिफाई twist कीजिए क्यों ना, कर रहे हैं? आपके इसके बाद मैं आपके पास आता हूं ना। I'll come to you after that. You rectify. बोलिए बोलिए नासिर साहब बोलिए। प्लीज नहीं, नासिर साहब बोलिए। मैंने अभी कठुआ का एग्जांपल दिया, आपके पैनलिस्ट में एनालिसिस में बैठे, क्या ये गलत है तो आप मेरे को झूठा साबित करिए। क्या कठुआ में भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों के फेवर में रैली निकाला या नहीं निकाला? आप बताइए। हाथरस में क्या हुआ था? उस बच्ची को मिट्टी तेल के साथ जला दिया गया, उसको कोई सम्मान नहीं दिया गया, इसकी आवाज हमने उठाई। आज महाराष्ट्र में हर दूसरे दिन हो रही। जब महाराष्ट्र की बदनाम कोई कौन कर रहा है, महाराष्ट्र के लैंड ऑर्डर कौन खराब कर रहा है, ये जानने का हक है कि नहीं है? हम विपक्ष को पूछने का हक है या नहीं है? अगर आज अदालत ने बोला कि आपको महाराष्ट्र बंद नहीं करना, हमने कानून का सम्मान किया, अदालत का सम्मान किया, संविधान का सम्मान किया, हमने नहीं किया, पर हमारा अपोज करना हमारा संवैधानिक राइट है, हमने उसका अपने राइट का यूज किया। हमने देश को मैसेज देना चाहा कि ये महिलाओं के साथ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, सामाजिक मुद्दा होना चाहिए। मां बहनों की इज्जत लूटे तो वहां कोई पॉलिटिकल बात नहीं होना चाहिए, वहां हम सबको एक होकर आवाज उठानी चाहिए। पर यहाँ तो राजनीति हो रही है, वहां महिलाओं के लिए कोई बात नहीं कर रहा था। मैं गांधी साहब को रेस्पॉन्ड करने देता हूं। नासिर हुसैन साहब आपके सामने प्रदीप जी, हेलो, हाँ बोलिए 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 नासिर साहब। प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं मणिपुर आपके सामने ही है ना, वहां महिलाओं के इज्जत आबरू को लूटा गया, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री हो, होम मंत्री हो, किसी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने बोला कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है? किस तरह से आप उस देश में हम रहते हैं जिस देश में मां सरस्वती के रूप में महिलाओं को पूजते हैं, मां दुर्गा के रूप में पूजते हैं, मां सरस्वती के रूप में पूजते हैं, उस देश में महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटा जाएगा तो क्या हम खामोश रहेंगे? अरे संविधान को तार तार करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गांधी साहब, इसलिए हम बोलते हैं, संविधान बचाने के लिए हमें जितनी हकूक की लड़ाई लड़नी होगी, हम सड़कों पे लड़ेंगे। ये आसान नहीं है कि महिलाओं की इज्जत आबरू लुटती रही और ये लोग खामोश होते रह गए। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों शो मोटो ले रहा है? क्यों लाइन ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है? क्यों लाइन ऑर्डर पे ये काम नहीं कर रहे हैं? आज आके बोलते हैं पुलिस स्टेशन काम नहीं कर रहा है तो उसको बदनाम कर रहे हैं। अरे पुलिस स्टेशन नहीं काम कर रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सवाल ये खुद आपके टीवी शो में एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ की पुलिस स्टेशन काम नहीं कर रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पुलिस स्टेशन काम करे। नासिर साहब उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए ना, उनको रिस्पॉन्ड। गांधी साहब बोलिए, यू वांट टू रिस्पॉन्ड 2 मिनट्स, देन गो टू द्विवेदी जी। प्रदीप जी, हाँ बोलिए। देखिए, मैंने जो आपको बात रखी है, आप पूरी बात को ट्विस्ट कर रहे हो। मैंने कहा है कि लास्ट 25-30 सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ FIR रजिस्टर कराने वाले को इमीडिएटली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उनके सामने पुलिस स्टेशन को मैंने एक जनरल अपील की है। इसमें आप फडणवीस का वाक निकालो या आपके कांग्रेस का वाक निकालो, इसकी कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, आप मणिपुर का और हमारे हिंदू एरिया का आप रेफरेंस दे दे के हिंदुओं को डिवाइड करने का काम मत कीजिए। हिंदूज आर मोर अलर्ट, और हिंदुओं के ऊपर आपने बांग्लादेश के मुसलमानों ने क्या तकलीफ दी है, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जानता है। बात हिंदुस्तान की हो रही तो बांग्लादेश पहुंच गए, बात हो रही है कठुआ की तो बांग्लादेश पहुंच गए, बात हो रही है कहां की तो गजब। हमारे रेप केसेस में, अंदर रेप केसेस में वहां बांग्लादेश में क्या हालत हिंदुओं के ऊपर। अरे हम हिंदुस्तान की और अगर मुंबई की बात कर लेते हैं, यहाँ महाराष्ट्र बांग्लादेश पहुंच गए, कितने केस हुए के लोगों गांधी साहब, कितने केस दबाए गए आपके कांग्रेस के हाथों से। गांधी साहब मैं अभी लाके दे सकते हैं आपको। बात करने से कम्युनल डिसहार्मनी होती है सर, इसलिए मैं ये बात आप बात करने वाले गांधी साहब, मैं जरा मुस्लिम बात ही नहीं करते हैं। कम्युनल आपने चालू किया, आपको हर जगह में कांग्रेस को हिंदुओं का फॉल्ट दिखता है।
बीएन कुमार जी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रदीप ऑब्जर्वर, जी, बीएन एक कुमार सेकंड जी, मुझे दे दिए। बीएन कुमार जी बोलिए। कठुआ में जो रेप हुआ वो सही था? उसके साथ जो उस महिला बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ये सही कह रही है भारतीय जनता पार्टी? आप इरेलेवेंट बात मत कीजिए। नहीं, आप गलत नहीं, आप पहले जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी कठुआ रेपिस्ट के सपोर्ट में है या आप अभी टीवी शो में एक्सेप्ट करते हो? क्या बांटने का काम क्यों करते हो जानबूझ के? मैं बीएन कुमार जी, गांधी साहब, अब बीएन कुमार जी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर बीएन कुमार जी, बीएन कुमार जी के पास आते हैं। बीएन कुमार जी बोलिए, बोलिए बीएन कुमार जी, बोलिए। आई कांट हियर यू बीएन कुमार जी, वी कांट हियर यू, आई कांट हियर यू बीएन कुमार जी। हाँ यार, बोलिए 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 बीएन कुमार जी बोलिए। ये जो क्रिमिनल जो होते हैं, क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग, जो रेपिस्ट होते हैं, जो चोर करने वाले, डकैती करने वाले होते हैं, वो कोई मजहब को नहीं जानते हैं। they don't belong to any religion, they are inhuman people। पहले वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और उनको जैसे जेल से पैरोल पे बाहर आते हैं, कोई राम रहीम हो गया, उसको इतने बहुत पैरोल मिलता है, 26 दिन की, 50 दिन की, 21 दिन की, ये सब गलत चीजें हैं। इसके लिए जवाबदेही बीजेपी की बिल्कुल बनती है। और दूसरी बात, जो रेपिस्ट है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया हुआ है, उन लोग 7-8 लोग पैरोल पे आते हैं, उनको सत्कार किया जाता है। दीज आर ऑल टोटली नॉनसेंसिकल थिंग। इनको तो बिल्कुल क्षमा नहीं करनी चाहिए, कोई भी मजहब के हो, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले प्रदीप जी, आप लोगों ने मेरे आते समय वो रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, जातीय आंकड़ा वगैरह, जातीय जनगणना जो है, मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में जनगणना, सेंसस हुई नहीं इस देश में। सबसे पहले सेंसस कराओ। सेंसस में जा तो आता ही है, वेदर यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीसी हो कि नहीं, पूरा सेंसस कराओ। देश का कितनी गरीब है, कितनी नहीं है, मालूम पड़ेगा। अभी आपको 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इतने बेरोजगारी हो रही है। कोई एस्टिमेट्स के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। कोई प्राइवेट संस्था की डेटा हो, स्टैटिस्टिक्स से उसके ऊपर आधार रहने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ इस सरकार को सेंसस कराने की बहुत जरूरत है। सेंसस में ये भी इंक्लूड कर सकते हो। और साथ में पॉवर्टी भी आनी चाहिए, गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग हैं वो भी पता करना बहुत जरूरी है। 25 करोड़ मोदी जी ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ऊपर उठाया। तो यू वांट एनीवे, you want to comment on that? What is the proof ना? Give the proof. No, I'll come to द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि आपका जो प्रोटेस्ट था मुंबई में, महाराष्ट्र में, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए बदलापुर में आप प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाड़की बहन के पोस्टर लेके आप खड़े हो गए। लाड़की बहन एक जबरदस्त स्कीम है, एकनाथ शिंदे, अजित पवार जी का कहना है, महाराष्ट्र में एक जबरदस्त वुमन एम्पावरमेंट। आप पॉलिटिक्स खेले द्विवेदी जी, पॉलिटिक्स था बदलापुर में जो आपने संघर्ष। द्विवेदी जी, हम खेले तो पॉलिटिक्स है, ये खेले तो वो दूसरी चीज है। मतलब हम अगर किसी मुद्दे मांग कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। मतलब एक ना मोदी जी गारंटी लिए घूमते रहे। अभी लोकसभा चुनाव में 5 गारंटी, फलानी गारंटी, मोदी मोदी मोदी, क्या वो जनता ने क्या कहा? मोदी आ जाओ 240 पे, जनता ही ने कहा ना, आपने तो नहीं कहा ना। तो भैया अगर प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं और उसकी मांग रहे हैं, उसको न्याय मिले। न्याय मांगना, हम न्याय मांगे तो हम गलत हैं। ये सिलेंडर लेके सड़क घूमे, पेट्रोल दाम बढ़ गए तो ये घूमे तो सही है। जब इनकी महिलाएं, इनकी लोग जो है जब घूमते थे, जब जहाँ काले सरकारें थी, अभी किसी को हो जाए हत्या, किसी को हो जाए, देखिए अब महाराष्ट्र में देखिए सुशांत सिंह राजपूत हत्या हुई, उसका केस लेके चले गए कहाँ? ये बिहार जाके ना सीबीआई जांच कराई और आखिर क्या निकला? और 3 महीने ढोलक बजाते रहे, ढोलक बजती 3 महीने तक। ऐसे और भी किस्से हैं। आदित्य ठाकरे भी वो लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। ईडी ने अनिल देशमुख के लिए 4 हलफनामे वो दिए, एफिडेविट दिए, इनमें साइन कर दीजिए, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे। तो ये तो इनकी राजनीति है भैया, वो गंदी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करते। हमने अगर हुआ है, कांड हुआ है, उसकी सही ढंग से जांच हो, अपराधी अंदर जाए, अपराधी को सजा मिले। हमारे लिए पूरे देश की बहनें एक जैसी हैं, माताएं हमारी एक जैसी हैं। चेहरे पे, हमारे चेहरे पे डबल वो नहीं लगा है, चश्मा हम देखा है, इधर अलग इधर अलग ना, हम एक ही जगह से देखते हैं कि हाँ ये हमारी जो है सब देश की पूरी बहनाएं, माताएं,
और किसी भी अगर कोई कष्ट हो रहा है तो पूरा इंडिया गठबंधन या पूरा देश उसके लिए खड़ा है। अगर उसकी जांच कराइए। नासिर हुसैन साहब, लाड़की बहन स्कीम, कल मोदी जी जलगांव में आ रहे हैं, 1 लखपति दीदी रहेंगे, उसका उद्घाटन। वुमेन एम्पावरमेंट जिस प्रकार से गांधी साहब के सरकार, मोदी जी कर रहे हैं, सोशल जस्टिस, सोशल एम्पावरमेंट, क्या ये अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, आप इसको कैसे देखते हैं? लाड़की बहन स्कीम महाराष्ट्र में एक शायद कीर्तिमान स्थान कायम कर रहे हैं, इनका कहना है, मायावती का कहना है। नासिर हुसैन साहब, आप कैसे देखते हो उसको? कल मोदी जी जलगांव में हैं, लखपति दीदी, 1 लाख लखपति दीदी उस प्रोग्राम में, 11 लाख लखपति दीदी। बोलिए। नहीं, अभी आपने 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज कर दिया कि आपने कहा कि लाडली योजना एक अच्छी योजना है और महिलाओं के सम्मान में सड़क पे बैठना एक राजनीति। तो अगर महिलाओं के सम्मान में हमें सड़कों पे बैठना पड़े और उनकी इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए सड़कों पे सरकार से सवाल करें, तो ऐसी राजनीति तो हम कल भी करेंगे, आज भी करेंगे, परसों भी करेंगे। ऐसी राजनीति हम बंद नहीं करेंगे। ये राजनीति है तो राजनीति ही सही, पर महिलाओं की सम्मान की तो बात हम करते रहेंगे। इसमें हमें शर्म नहीं आएगी कि हमें राजनीति करना है। अरे हम पॉलिटिकल पार्टी, हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? पॉलिटिकल पार्टी का घर बंद कर दोगे तुम? हम महिलाओं के सम्मान के लिए सड़कों पे ही बैठेंगे, महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, संविधान के लिए। लाडली योजना की बात करें तो मनरेगा के अंदर तो पैसा डाल नहीं पा रहे हो, मनरेगा के अंदर घोटाला हो रहा है, आप लोगों को पैसा दोगे कहां से? लाडली योजना कैसे इंप्लीमेंट करोगे उसकी बताओ। आज अभी 2 महीने में ये सरकार जाने वाली है तो लाडली योजना की बात कर रही है। अरे हमारे नेता राहुल गांधी ने तो कहा था हम हर साल 1 लाख रुपया महीना हर सालाना 1 लाख रुपया हर बहन को देंगे, हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को देंगे। हमने तो 1 लाख की बात करी थी। लाडली योजना अगर अच्छा है तो हम सपोर्ट में आते हैं, मगर इस मनरेगा के तरह स्कीम होगा तो हम विरोध करते रहेंगे। पर लाडली योजना से पहले आज लाडलियों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। आज महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही वो जरूरी है। महिलाओं की जिस तरह से इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है वो जरूरी है कि लाडली योजना सरकार ने पूरी योजना, पूरी ताकत इस योजना के प्रचार में लगा दी। इतनी ही ताकत अगर इनकी हिफाजत में लगाई होती तो ना बदलापुर में ये होता, ना कोल्हापुर में होता, ना पुणे में होता, ना थाने में होता, ना नवी मुंबई में होता। आज 8-8, 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और आप कुछ कह नहीं रहे हो। तो लाडली योजना की आप बात कर रहे हो, लाडली योजना का क्या होगा, कैसे करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो तो आने वाली सरकार करेगी। पर कब तक तो आप सत्ता में रहोगे भी नहीं, आप सरकार से अलविदा हो चुके होंगे। तो आप कहते रहो, आपको आज तो आप चांद तारा देने की बात करोगे। इतने सालों में आपने महिलाओं के लिए क्या किया वो बहुत जरूरी है। महिलाओं को कितना टिकट दिया, कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, कितना संसद में भेजा, कितना राज्यसभा में बताया, तो तमाम महिलाएं देख रहे हैं ना। 27% रिजर्वेशन की बात की थी ना, क्या हुआ? वो 36 में पूरा होगा। इसी साल क्यों नहीं दिया रिजर्वेशन 27%? आपकी सदन में ताकत थी, दे देना चाहिए था, पर नहीं, राजनीति करना था। 1936 में जाके वो महिलाओं को 27% का फायदा होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन है साउथ और नॉर्थ में आबादी का फर्क है। इन्हें कुछ मालूम नहीं था तो 27% रिजर्वेशन महिलाओं का दे के सगुफा छोड़ा। उसी तरह ये लाडली बहन योजना भी एक सगुफा ही रहेगा, एक सरकार का जुमला ही रहेगा। पर कांग्रेस सरकार में आई तो वो 1 लाख सालाना महिलाओं के अकाउंट में डालेगी। खटाखट जो हमारे नेता ने कहा है वो हम पूरा करेंगे, खटाखट। गांधी साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? मोदी साहब ये हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं, अगस्त एंड में 2 बार मोदी साहब आ रहे हैं। जलगांव में आ रहा है, पालघर में आ रहा है, वदावन पोर्ट उसका भी इनॉग्रेशन है। क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं गांधी साहब? प्रदीप जी, मेरा शो लास्ट 2 मिनट, फाइनल 2 मिनट में खत्म कर देते हैं हम लोग। यस, बोलिए गांधी साहब, बोलिए। हाँ जी, अभी मोदी जी जो महाराष्ट्र के विकास के लिए 1 मिनट में खत्म डबल इंजन की गवर्नमेंट है हमारी, तो उसके रेफरेंस में वो आ रहे हैं तो अच्छा है, प्रशंसनीय है। और लाड़की बहन योजना के बारे में जो हमारे दोस्त कहते हैं कि ये 2 महीने का खेल है, ऐसे बात नहीं है। अजीत पवार साहब ने पूरा प्रोविजन करके और शिंदे और फडणवीस जी ने बैठ के पूरा आयोजन किया है और लाड़की बहन योजना आज भी चलेगी।
कल भी चलेगी, कल भी जो गवर्नमेंट आएगी उसमें और आज चल रही है क्या? आज चल रही है क्या? कितने बहनों के अकाउंट में बीएन पैसा कुमार आ जी, गया? we'll finish it. बीएन कुमार जी, एक मिनट, एक करोड़ is everything going on fine? मोदी जी 2 बार आ रहे हैं अगस्त में। बीएन कुमार जी, 1 करोड़ कभी लोगों गया? को मिला है। कभी बीएन गया? कुमार जी। कभी गया? अरे आप बाप रे, जाइए ना कभी गया? मंत्रालय में कभी जाके गया? बीएन डेटा कुमार, चेक अरे कीजिए। कभी लाडली अभी इंदिरा तो गांधी ऑलरेडी तो आज कौमी तक एप्लीकेशन, अरे कुछ अभी पता नहीं, लास्ट झूठ बोलते हो। रक्षाबंधन कभी गया? पर बोलिए, बोलिए, बीएन कुमार जी, we are ending with you. Come on, fast, fast. को ये फंड मिला हुआ है Wrong. और ये पूरा पैसे का प्रोविजन डीबीटी के माध्यम से इतना सिस्टेमेटिकली जा रहा है कि इसका आप विरोध कर ही नहीं कभी सकते। गया? किसको द्विवेदी जी गया? 2 बार आ रहे हैं। मोदी जी अगस्त तक 2 बार आएंगे। कल आ रहा है जलगांव में 11 लाख लखपति दीदी, पालघर पोर्ट, वदावन पोर्ट, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट इमीडिएट क्रिएट करने वाले। बोलिए द्विवेदी जी, फाइनल वर्ड। देखिए, द्विवेदी मैंने जी। पहले भी आपसे कहा है प्रदीप जी हाँ बोलिए। कि सिर्फ ये दिखावे की इनकी योजनाएं हैं, सिर्फ झंझोना ढोलक बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं बस। जैसे कोरोना के समय कहते थे टाट जलाओ, रोशनी करो, मजीरा बजाओ, वही योजनाएं इनकी हैं। ये योजनाएं इनकी कोई वो नहीं है जैसे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे और सिर्फ हम बातें। नोटबंदी कर रहे हैं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सिर्फ तो बातें। इस तरह की जो- बीएन कुमार जी, सब- क्या सब बातें जुमले हैं? बातें। फाइनल वर्ड एंड वी एंडिंग इट। बीएन कुमार जी, 2 बार मोदी जी आ रहे हैं, जी। सिर्फ बातें हो रहा है। ये लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश में, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में पहले भी चल रही थी, अच्छी तरह चल रही थी, जिसके बल के ऊपर शिवराज सिंह चौहान वहां पर चुनकर आए थे, वहां पर चल रही थी। उसको देखकर उसी समय महाराष्ट्र में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे। अभी इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है इलेक्शन से पहले? इलेक्शन में इलेक्शन में थैंक यू। बिल्कुल वो इलेक्शन वाला इलेक्शन नहीं, ये तो ऑपोजिशन को पेट में दुख रहा है कि क्यों अभी थैंक यू सो मच जेंटलमैन। थैंक यू नासिर हुसैन साहब, थैंक यू मुकेश गांधी साहब, थैंक यू द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, थैंक यू बीएन कुमार जी, thank you so much for being on the show. It has been a very fantastic and disciplined debate, a very good debate, a very knowledgeable debate. You exchanged very good ideas. The whole country and the whole world has been watching us. As we always end with the preamble to the Constitution. We always end with the preamble to the Constitution which screams, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is believing in eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. As we always say, that's the subscribe. You subscribe to Nation Now, you subscribe to Nation Now, you get the latest updates. And you subscribe to the fastest growing channel. As we always say, every political party together, it's a fundamental duty of theirs to see that the pillars of the Constitution are safely secured, are protected. Because if the Constitution survives, as we always say, the nation survives, the people prosper. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.